माँ की 13वीं के बाद मनोहर अपने पिता को अपने साथ गांव से शहर ले आया। चूँकि मनोहर की पत्नी कामकाजी थी, वे 10:30 बजे अपने दफ्तर चली जाती और फिर शाम को ही वापस आती। दोनों बच्चे भी अपने स्कूल और कोचिंग में व्यस्त रहते। बाबूजी भी एक कमरे में रहते रहते उब गए थे, क्योंकि उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं था। टीवी भी आखिर कितना देखते। सो उन्होंने मनोहर से कहा, मन्नू बेटा, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, तू तो मुझे गांव छोड़कर आ। मनोहर ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। हार कर मनोहर उन्हें गांव छोड़कर आ गया। दरअसल मनोहर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वो ही जानता था कि उसके माँ बाप ने कैसे अपना पेट काट काट कर उसे उच्च शिक्षा दिलाई थी। इसलिए उसके मन में उन दोनों के प्रति बेहद लगाव था, आदर और सम्मान था। पहले तो माँ थी तो वह निश्चित था। अब अकेले बाबूजी गांव में कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, यही प्रश्न उसके दिमाग में घूमते रहते। एक अपराध बोध सा था जो उसके मन में कि वह अपने बूढ़े पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है। उसने गांव जाने का निश्चय किया। स्टेशन से पैदल ही वे गांव की ओर चला। गांव के चौपाल पर ही बाबूजी अपने मित्रों के संग ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए। उसने बाबूजी के जैसे ही चरण स्पर्श किए तो बाबूजी ने उसे गले लगा लिया और कहा, अरे मन्नू, तुम यहाँ पर? पहले से ना कोई संदेश ना समाचार। मनोहर ने प्रत्युत्तर दिया, बस बाबूजी, आपको देखने का मन किया, इसलिए आपसे मिलने चला आया। दोनों बाप बेटे घर आए और आंगन में खाट पर बैठकर बातचीत करने लगे। बेटे, मैंने ये खेत बटाई पर दे दिए हैं। उससे जितनी कमाई हो जाती है वो मेरे अकेले के लिए पर्याप्त है। तभी एक नारी स्वर गूंजा, बाबूजी, खाने के लिए क्या बनाऊं? मनोहर ने आवाज की दिशा में अपनी दृष्टि उठाई तो देखा सिर पर पल्लू रखे एक युवती खड़ी थी। मनोहर को अचरज में पड़ा देखकर बाबूजी ने उसकी शंका का समाधान करते हुए कहा, ये राधा है, अपने गांव के अनाथ मोहन की पत्नी। शादी के बाद इन दोनों को मैंने अपनी झोपड़ी के पीछे वाला कमरा मुफ्त में रहने को दे दिया है। बदले में ये घर के बर्तन और झाड़ू कर देती है और खाना भी बना देती है। धुआं छोड़ती और छोंक लगी हुई अरहर की दाल और देसी घी लगे हुए गर्मा गर्म फुलके खाकर मनोहर तो तृप्त हो गया। रात को सोने के लिए उन दोनों के बिस्तर बाहर खुले आंगन में ही लग गए। बाप बेटे के बीच बातचीत फिर से शुरू हो गई। बाबूजी, यहाँ पर तो कोई अस्पताल भी नहीं है, ये बोलकर मनोहर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। दरअसल उससे चिंता थी कि यदि बाबूजी की तबीयत खराब हो जाए, इस गांव में उनका इलाज कैसे होगा। बेटा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता सता रही है। मेरी देखभाल के लिए यहाँ मोहन और राधा है ना, और सभी गाँव वासियों के सहयोग से सरपंच जी ने एक बड़ी गाड़ी, क्या नाम है उसका, टाटा। सुबह शाम आरती होती है। मंदिर में कभी अखंड रामायण, कभी भागवत, तो कभी शिव पुराण का वाचन होता है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर मेरे संगी साथी है, उनके साथ मेरा समय बहुत अच्छी तरह बीत जाता है। पर माँ के बिना तो आप। मनोहर की बात बीच में से ही काटते हुए बाबूजी बोले, मन्नू बेटा, मुझे तो लगता है कि तेरी माँ और मेरा साथ बस इतना ही था। उसकी यादें तो इस घर के कोने कोने में बसी हुई है। मैं अब उसके बिना भी जीना सीख रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तुझे मेरी बहुत चिंता है, पर तू मेरी ओर से बिल्कुल निश्चित रहे मेरे बच्चे। अच्छा, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। ट्रेन तेज गति से दौड़ रही थी। गांव पीछे छूट चुका था। ट्रेन में बैठा मनोहर सोच रहा था कि बाबूजी को अपने साथ शहर में रखना मानो उड़ते हुए पंछी को पिंजरे में कैद करना। बाबूजी के हालचाल जानने वे ही हर 2-3 महीने में गांव आएगा। ऐसा सोचकर उसने सुकून की सांस ली। सूर्योदय हो चुका था। सुबह की नर्म मुलायम किरणें ट्रेन की खिड़की से मनोहर के चेहरे पर पड़ी। किरणों के रेशमी स्पर्श से मनोहर खुद को तनाव मुक्त महसूस करने लगा, क्योंकि उसके मन से अपने बाबूजी के प्रति कर्तव्य ना निभाने का अपराध बोध समाप्त हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।